नाज़रीन, इस वक्त तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि लेबनान और यमन किसी भी वक्त तेल अवीव के ऊपर अटैक करेंगे। दोनों इस हवाले से तैयार हैं। लेबनान की नेशनल आर्मी इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है और लेबनान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने न्यूयॉर्क का दौरा कैंसिल कर दिया है। यूनाइटेड नेशन में जाकर उन्होंने खिताब करना था, लेकिन वो दौरा उनकी जानिब से कैंसिल कर दिया गया है। इस वक्त दोनों इतराफ से, यानी इजराइल और लेबनान, दोनों इतराफ से एक दूसरे के ऊपर मोस्ट इंटेंस अटैक्स रिपोर्ट हो रहे हैं। 11.5 महीनों के सबसे इंटेंसिव जो अटैक्स हैं वो इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स इस वक्त ये बता रही है कि वो हाई अलर्ट के ऊपर है और किसी भी सिनेरियो के लिए तैयार है। और साथ इजरायली आर्मी की जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि उन्होंने 1000 से ज्यादा जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनको निशाना बनाया है, हिजबुल्लाह के जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और ईरान की जानिब से इस वक्त मेडिकल और मिलिट्री सपोर्ट दोनों पहुंचाई जा रही हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स और भी हैं हमारे पास, आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। नाज़रीन, अब जंग के अंदर एक नई जंग छिड़ चुकी है, इसलिए अब समझना जरूरी है कि इस नई जंग के मकासद क्या हैं, किस तरह ग्लोबल मामलात इस जंग के साथ बरह रास्त मुंसलिक हैं। हमने ईरान और अमेरिका जंग की बरह रास्त बात भी कई बार की है और हमने ईरान पर न्यूक्लियर, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर न्यूक्लियर बम गिराने की बातें भी हम रिपीटेडली करते रहे और उसके सबूत भी आपके सामने रखते रहे। ब्रिक्स के इजलास और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, चीन और रूस का मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ असर और रसूख और आगे से अमेरिका की मुखालफत, अब ये तमाम चीजें इस नई सूरत हाल के साथ कैसे मुंसलिक हो रही हैं और बराह रास्त कैसे एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। ये चीजें कैसे जंग को बढ़ावा भी दे रही हैं और इसको ग्लोबल वॉर के अंदर भी तब्दील कर रही हैं। इस वक्त अमेरिका और इजराइल कौन से नए मिडिल ईस्ट बनाने की बात कर रहे हैं और जो उनके प्लान्स हैं, क्या वो अपने प्लान्स के अंदर कामयाब हो सकेंगे। पिछले हफ्ते जनरल कोरिला जो कि सेंटकॉम के कमांडर हैं, उन्होंने 2 मरतबा, रेयरली 2 टाइम्स इजराइल का दौरा किया और नेतन्याहू से मुलाकात की और इस हफ्ते इजराइल ने अटैक कर दिया लेबनान के ऊपर और जंग छेड़ दी है। तो मतलब एक वाज़े यहां से हमें कनेक्शन मिल रहा है कि मतलब वो आए, उन्होंने विजिट किया और उसके बाद ये ग्रीन लाइट। तो इन नई डायमेंशंस के तनाजुर में कुछ चीजें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इस तरह कुछ चीजें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल यकसर एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। तो उसको समझना बेसिकली जरूरी है ताकि अब इस नए कॉन्फ्लिक्ट की जो हमें तमाम चीजें समझ आ सके, क्योंकि पूरी दुनिया इससे मुतासर होने जा रही है। अच्छा, बेसिकली नाज़रीन 3 डायमेंशंस हैं इसको समझने के लिए। एक तो ये है कि देखें, ये मामला बरह रास्त इजराइल और फलस्तीन का आपस में है। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए लड़ रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, और फलस्तीनी जो है वो इसलिए ये जंग लड़ रहे हैं और हतमी जंग लड़ रहे हैं क्योंकि फलस्तीनी वैसे ही खत्म होने जा रहे थे। खत्म होने से मुराद ये है कि सऊदी और सब नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे थे। फलस्तीन कॉज को कॉर्नर कर दिया गया था। एक साइलेंट वॉर उनके खिलाफ जारी थी। यरूशलेम को अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया था दारुल हुकूमत। तो फलस्तीनी के लिए अब ये वक्त आ गया था कि वो एक हतमी जंग लड़े और अपनी आज़ादी। तो उनकी ये जंग बेसिकली और किसी के लिए नहीं बल्कि अपनी आज़ादी के लिए है, जिसके साथ फिर सारी बात है इस्लामी दुनिया का उरूज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस्लामी दुनिया के जवाल में इसराइल का बहुत बड़ा किरदार है। तो अगर ये लॉबी और ये ताकतें खत्म हो जाएंगी तो फिर उसका बरह रास्त असर पड़ेगा। लेकिन बहरहाल फलस्तीनी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये एक मामला हो गया। दूसरा मामला है रीजनल अरेंजमेंट्स का, कि इस जंग से ये जो कह रहे हैं मिडिल ईस्ट नया बनेगा, नए सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स और नए ये सारे मामलात। मिसाल के तौर पे कांग्रेस के अंदर जब नेतन्याहू ने खिताब किया तो उसने क्या बात की, उसने कहा हम अब्राहम अलायंस बनाने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। अब अब्राहम अलायंस अब्राहम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुंसलिक करते हुए उसने अब्राहम इसका नाम रखा। जैसे अब्राहम अकॉर्ड हुआ अरबों की इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन, तो इसका नाम उन्होंने अब्राहम अलायंस रखा है। अभी कल नेतन्याहू का बयान सामने आया कि वी हैव जस्ट बिगन एंड वी विल चेंज द मिडिल ईस्ट, हम मिडिल ईस्ट को बदल के रख देंगे। तो एक मिडिल ईस्ट का मामला है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोबल, के जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनके बरह रास्त टेक्स हैं इस जंग के साथ और मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो बरह रास्त इस वक्त मुतासर हो रही हैं। और चूंकि अब वर्ल्ड पावर्स बरह रास्त इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और दोनों इतराफ से, यानी उधर भी इजराइल वाली साइड से भी और पैलेस्टाइन वाली साइड से भी मुकम्मल जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं और ऑन ग्राउंड भी उनकी प्रेजेंस इस वक्त है और ये मदद की जा रही है। अब इस मिसाल के तौर पे ब्रिक्स को आप समझिए, सबसे इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके लिए जंग छेड़ी गई वो ब्रिक्स है।
ब्रिक्स बदलने जा रही है दुनिया को, नेटो के खिलाफ सबसे बड़ा अलायंस बनने जा रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम को वो बदलने जा रहे हैं। तो सवाल जो पिछले 2 महीने हम डिस्कस करते रहे, अगर आपको याद होगा, कि क्या ब्रिक्स को ऐसे ही अमेरिका ग्रो होने देगा या इसको रोकेगा? यानी कैसे अमेरिका अलाउ कर सकता है कि ब्रिक्स इसी तरह अलायंसेस बनाती जाए, वो नया फाइनेंशियल सिस्टम भी कायम कर लें और वो कहें कि हम एक अब मिलिट्री फोर्स भी, ज्वाइंट मिलिट्री फोर्स बनाने जा रहे हैं, हम एक नया वर्ल्ड बैंक बनाने जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका इस ब्रिक्स को ऐसे ही ग्रो होने देगा? अच्छा, अगर ग्रो नहीं होने देगा तो रोकेगा कैसे? कौन सा ऐसा टूल है कि वो रोकेगा? सैंक्शंस हैं, बाकी धमकियां हैं, वो तो जारी रखे हुए हैं, लेकिन इससे ब्रिक्स रुक तो नहीं रही, इससे तो ब्रिक्स तेज हो रही है। तो अमेरिका इसको कैसे रोकेगा? तो अमेरिका इसको मिडिल ईस्ट में जंग के जरिए रोकना चाहता है। ये ग्लोबल इसका जो है वो जो इसका पहलू आ रहा है, जो ब्रिक्स की सारी इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको अनडू करना चाहता है। इस वक्त रशिया, चाइना और ईरान जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इस सारी कोशिशों को और काविशों को अनडू करना चाहता है अमेरिका, एक मिडिल ईस्ट में जंग छेड़कर, क्योंकि ब्रिक्स के लिए मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट है और उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी ईरान अब इस जंग के अंदर है। अगर वो पूरी तरह से ड्रैग हो गया तो अमेरिका को यह लगता है कि ये ब्रिक्स जो है वो इसको काउंटर किया जा सकता है, ईरान को बराह रास्त जंग के अंदर ड्रैग करके, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को हरा कर, और ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर रूस और चीन का बढ़ता हुआ इत्तेहाद है, इसको 2 ही तरीकों से खत्म किया जा सकता है। एक तो ये कि बसाते खुद अरब चीन और रूस को निकाल दें, तो अरब तो इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा फिर यह है कि ऐसी जंग में धकेल दिया जाए इन अरबों को कि फिर इनके सर के ऊपर ऐसे तान कर जो है ना, इनको प्रेशराइज करके और पहले सबको तबाह करके फिर इनको दिखाया जाए कि अब मुझे बताओ, अब भी रूस और चीन को नहीं निकालोगे, अब भी करोगे उनसे अरेंजमेंट। तो मतलब किसी को निशाने इबरत बना के फिर इनको, जो इस वक्त जंग में ममालिक नहीं है, इन अरबों को कुछ को तबाह करके इबरत का निशान बना के फिर इनको दिखाया जाए कि अब करके दिखाओ चीन और रूस के साथ मुआहदे, अब जाके ब्रिक्स में दिखाओ। तो इस तरह वो बेसिकली जो है वो रिवर्स करना चाहते हैं। और ये जो कुछ हुआ है, मतलब जनरल कोरिल्ला आए और फिर उसके बाद अब एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब मुकम्मल सपोर्ट, मुकम्मल ग्रीन लाइट हमें अमेरिका की नजर आ रही है इस खुली जंग के लिए। अच्छा, अब अगर हम इसराइल को देखें तो उसकी आर्मी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो इसराइल इस वक्त अमेरिका को चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अब तमहीद के बाद मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इसराइल ने अब ये जो नया खेल शुरू किया है, इस खेल का जो सबसे अहम उनका मकसद है वो अमेरिका को ड्रैग ऑन करना है। यानी देखें, ब्रिक्स कोई इसराइल के लिए तो नहीं, बेसिक तो मतलब अमेरिका के लिए सबसे पहला बड़ा मसला है ना, ब्रिक्स सबसे पहला बड़ा मसला अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए है, लेकिन इसराइल तो ब्रिक्स को नहीं रोक सकता, असल तो अमेरिका ने रोकना है। तो जो इसराइल है वो ड्रैग करना चाहता है अमेरिका को बराह रास्त। और अमेरिका क्यों ड्रैग होगा? एक तो उसकी इसराइल के साथ कमिटमेंट के हम हर सूरत में सपोर्ट करेंगे, दूसरा अमेरिका को ये जो ब्रिक्स को अनडू करने वाली पीछे मैंने सारी आपको बताई, उनको अपना इंटरेस्ट भी इसमें नजर आ रहा है, मतलब उनकी अपनी एक एस्टिमेशन है कि हम इसको इसी तरह से जो है वो रोक सकते हैं। और ईरान जंग, ये हम जानते हैं कि इसराइली लॉबी दहाइयों से, फॉर ईयर्स, इसकी कोशिशें कर रहे हैं ईरान के साथ जंग अमेरिका की करवाने की। कब से वो कोशिशें इस वक्त जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो अमेरिका का ज़ाती मफाद, इसराइली मफाद और इसराइल की आर्मी का शिकस्त खा जाना और इसराइल का ख़त्म होना, इस सब को रिवर्स करने के लिए इसराइल को इस वक्त अमेरिका चाहिए। और उसके लिए ये सारा, मतलब देखें, अमेरिका ने क्या हमास के खिलाफ गजा में तो नहीं उतरना, यह भी बहुत कम पॉसिबल है कि वो लेबनान में उनकी फौज उतरेगी। लेबनान में अमेरिका की फिजाई मदद और नेवी मदद तो आ सकती है, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स क्या आएंगे, ये अभी तक एक सवाल है। अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स जो है वो ईरान के खिलाफ आएंगे, तो उतना बड़ी जंग होगी तो अमेरिका का जवाब पैदा होगा। और अगर अमेरिका नहीं भी चाहता, एक मिसाल है फिलहाल, अगर देखें अमेरिका से क्या मुराद है, अमेरिका में भी तो अपोजिशन है ना, ईरान जंग के खिलाफ पूरी तरह से अपोजिशन है। और अमेरिका इस वक्त चला कौन रहा है? क्या बाइडेन चला रहा है? समझ तो नहीं आती कि बाइडेन चला रहा है, वो डीप स्टेट चला रही है। तो अमेरिका में भी 2-3 एक मामलात हैं फैसला साजी के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। तो बहरहाल वो ओवरऑल अमेरिकी जो फौज है उसको ड्रैग करना चाहता है अगेंस्ट ईरान, ठीक है। और वो जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराने की बात है वो वहीं पर है, उसके ऊपर मुसलसल काम हो रहा है। और उसके जवाब में इस वक्त ईरान बहुत तेजी के साथ अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, अब इस वक्त इजराइल जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन करने से रिलेक्टेंट नजर आ रहा है।
حزب اللہ کے خلاف گراؤنڈ آپریشن سے ریلیکٹنٹ نظر آ رہا ہے. اس وقت زیادہ جو فوکس ہے وہ ایئر ریڈز کے اوپر کر رہا ہے, کیونکہ اس کی آرمی ایگزاسٹڈ ہے نا, تو آرمی اس وقت پھر ٹینکس اتنے تباہ ہو گئے اور وسائل اور ارینجمنٹس کا کافی مسئلہ ہے, ریسورسز کا کافی مسئلہ ہے, تو وہ اس وقت فضائی حملوں کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہے. اب بات ناظرین یہ ہے کہ جس طرح جنگ یہ بڑھ رہی ہے امریکہ آ جائے گا یہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ اسرائیلی لوبی ہی امریکہ ہے نا ایک طرح سے, تو وہ لے آئے گی, امریکہ کو ڈریگ کر لے گی. اچھا تو کیا ہوگا امریکہ کے آنے کے بعد, کیا اسرائیل کے ریزلٹس چینج ہو جائیں گے؟ ابھی تو آپ کے سامنے کہ اسرائیل ہار رہا ہے, امریکہ کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں امریکہ کے آنے کے بعد دو تین چیزیں تو ہوں گی لازمی. ایک تو یہ کہ بڑی بروٹل وار ہوگی اور اس میں بہت زیادہ کیجویلٹیز ہونے جا رہی ہیں, اتنی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, مطلب وہ انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر ہوں گی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رشیا اور چائنا وہ آئیں گے براہ راست ایران کی مدد کرنے کو؟ تو اس کا جواب ہے بگ نو. رشیا اور چائنا ڈائریکٹ مدد کے لیے نہیں آ رہے, لیکن کیا وہ مدد نہیں کریں گے؟ جی ہاں, ایسا نہیں ہے. مدد وہ اس حد تک کریں گے کہ اس کو آپ ڈائریکٹ مدد ہی کے برابر گن سکتے ہیں. دیکھیں اپنے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں نا. رشیا اس وقت یوکرین کی جنگ لڑ رہا ہے, تو وہ اپنی فوج کیسے بھیج سکتا ہے؟ چائنا کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہے, تو وہ اپنی فوج یہاں پر کیسے بھیج سکتا ہے؟ اس کے خلاف کتنی سینکشنز لگ جائیں گی, تو یہ بے تکی بات ہے. یہ ڈیمانڈ بھی رکھنا بے تکی بات ہے. وہ جتنی سپورٹ دیں گے, وہ جنگی تیاری بھی دے سکتے ہیں, وہ میزائل, وہ ملٹری سپورٹ, فائنانس, مطلب ہر چیز ملے گی ایران کو, یہ بات بالکل طے ہے. ہاں اس میں اگلا جو فیز ہے کہ اگر گلوبل وار چھڑ جاتی ہے تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ رشین فوج یہاں پر لڑ رہی ہوگی اور چائنیز فوج یہاں پر آئے گی. مطلب اگر چائنا بھی گلوبل وار میں ڈریگ ہوگا, تائیوان سے لڑائی چھڑ جاتی ہے, سارے معاملات, تو پھر تو اوپن ہے نا, پھر گلوبل وار ہے, پھر چائنا کی فوج یہاں پر بھی آئے گی. لیکن جب تک گلوبل وار نہیں چھڑتی تب تک وہ ڈائریکٹ نہیں ہوں گے, لیکن وہ انڈائریکٹ بہت سپورٹ, ان کے کچھ کمانڈر یا کچھ انجینئرز وہ بھی ان کی پریزنس بھی ہوگی, لیکن اوورال فوج نہیں ہوگی. لیکن ایران کو ضرورت بھی نہیں ہے ان کی براہ راست, کیونکہ ایران کے آج آپ صدر کا دیکھیے, انہوں نے کہا ہم نے اتنی تیاری کر لی ہے کہ ہم کسی بھی فورن بڑی پاور کو شکست دے سکتے ہیں اور ان کے خلاف سٹینڈ کر سکتے ہیں. اچھا اب امریکہ جب آ جائے گا, اسرائیل کا تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے, لیکن کیا امریکہ کے آنے سے انجام بدل جائے گا؟ کیا اس کے بعد اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اینڈ گیم کیا ہوگا؟ تو دیکھیں اینڈ گیم یہ ہوگا کہ بہت ساری کیجویلٹیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, لیکن ایران ول سٹینڈ, ایران ول سروائیو, ایران ول بی وکٹوریس اینڈ ایران ول ری بلڈ اٹ سیلف. ان کے پاس زبردست پاور ہے اور زبردست وہ لوگ ہیں, زبردست وہ نیشن ہے, اور وہ سٹینڈ کرے گی, لڑے گی, قربانیاں بھی ہوں گی, لاسز بھی ہوں گے, اور وہ دو طرفہ ہوں گے. تو یہ جنگ کیسے اختتام ہوگی؟ یہ جنگ ایسے اختتام ہوگی کہ امریکی ہیجمنی کا خاتمہ ہوگا, اسرائیل کا مکمل خاتمہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور فلسطین مکمل طور پر فاتح ہو کر نکلے گا. یہ تمام زمینی حقائق اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں. ایران زبردست تیاری اس کی ہے. ایک مسئلہ نیوکلر کا تھا, وہ بھی اپنا وہ پورا کر رہے ہیں اور وہ پوری طرح سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. ابھی بھی ان کی کوشش ہے کہ سیز فائر ہو جائے, لیکن اب یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں کیونکہ بات بہت آگے چلی گئی ہے. آپ ذرا یہ پینٹاگن کا ایک بیان دیکھیے. پینٹاگن کا کل یہ بیان سامنے آیا کہ ان کے پاس جو سٹاک پائل ہے اسلحہ کا وہ بہت شارٹ ہو گیا, وہ بہت کمی آ گئی ہے. یوکرین کو اسلحہ بھیج کے, اسرائیل کو بھیج کے, امریکہ کا جو سٹاک پائل ہے اسلحہ کا وہ کم پڑ گیا ہے. اب ذرا اٹلی کے فارن منسٹر کا بیان دیکھیے. یہ وہاں پر میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں یوکرین کو $40 بلین دینے کا فیصلہ ہوا ہے. تو آپ کو پتا ہے اٹلی نے وہاں پر کیا بیان دیا ہے؟ اٹلی نے کہا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ یوکرین کے دفاع میں ہم اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ یہاں پر ورلڈ وار 3 نہ چھڑ جائے. یہ اٹلی اس وقت بیان دے رہا ہے, کس وقت جب وہ یوکرین کو مزید مدد دینے جا رہے ہیں. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پاور ڈکلائن کر رہی ہے, ان کی پالیسی ڈیزاسٹر ثابت ہو رہی ہے, اور وہ پوری طرح سے اپنی جو ہے نا حکمت عملی میں فیل ہو رہے ہیں, اور ان کا زوال کی طرف سفر جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. تو اسرائیل کو غرور ہے, امریکہ کو غرور ہے اپنی ملٹری پاورز کے اوپر, ساری چیزوں کے اوپر, لیکن یہ جو ایران کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے, یہ جو اسرائیل کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے, اس میں وہ کبھی بھی فاتح ہو کر نہیں نکل سکیں گے. یہ اس کی نئی ڈائمنشنز ہیں عالمی سطح کے اوپر, ریجنل معاملات کے اوپر, برکس, نیوکلیئر, گلوبل وار, یہ ساری چیزیں ہم نے سم اپ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ نئی ڈائمنشنز بھی آگے آئیں گی تو وہ بھی ذرا اسی طرح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گلوبل وار ہو نہ ہو, ریجنل وار تو آپ کے سامنے ہو رہی ہے, اور یہ جنوبی ایشیا سے لے کر یورپ کے ساحل, آگے بھی چلے جائیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا,
बेसिकली पूरी दुनिया इस जंग से मुतासर होने जा रही है। जैसे यूक्रेन की जंग तो सिर्फ रशिया और यूक्रेन में थी, पूरी दुनिया मुतासर हुई। ये तो दुनिया के सेंटर में जंग चल रही है। तो शिपिंग लेन्स क्या, ऑयल की सप्लाई क्या, महंगाई क्या, पता नहीं क्या कुछ जो है वो यहां पर मुतासर होने जा रहा है। अब नाज़रीन आगे चलें तो इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दोनों इतराफ में इंटेंस अटैक्स हो रहे हैं, यानी इस जंग के सबसे ज्यादा इंटेंसिव अटैक्स इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। इजराइल भी बहुत बड़े हमले लेबनान के ऊपर कर रहा है और लेबनान तो फिर उससे कई गुना बढ़कर अपने हमले उसने बढ़ा दिए। इजराइल लेबनान एक्सचेंज मोस्ट इंटेंस क्रॉस बॉर्डर फायर सिंस अक्टूबर, सबसे ज्यादा इंटेंसिव अटैक्स इस वक्त वो बता रहे हैं। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि किसी को कुछ नहीं पता अगले लम्हे क्या होने जा रहा है। इसलिए लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच यूनाइटेड नेशन की जो है वो कैंसिल कर दी है, अपना ट्रिप वहां पर कैंसिल कर दिया है और लेबनान कह रहा है कि मोस्ट डिसाइडिंग टाइम है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कैलकुलेशन है कि नेतन्याहू भी अपना ट्रिप कैंसिल कर सकता है। अभी उसने शॉर्ट किया अपना, जो है ना, एक दिन डिले कर दिया, लेकिन जिस तरह सूरत हाल बदल रही है तो नेतन्याहू का ट्रिप भी कैंसिल हो सकता है, ये बात भी ज़हन में रखें। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क इन लाइट ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ द इजरायली एग्रेशन। लेबनान हैज एंटर्ड अ डिसाइसिव फेज, इंटीरियर मिनिस्ट्री। सबसे ज्यादा डिसाइसिव फेज के अंदर इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन इजरायली आर्मी ये क्लेम कर रही है कि उसने हजारों जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं लेबनान वाली साइड के ऊपर इनको तबाह किया है। अब इस दावे के हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह करने से मुराद यह कि फिर तो थाउजेंड्स अगर नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज भी हिजबुल्लाह की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये दावे तो हो रहे हैं, लेकिन ये मुकम्मल सच्चाई नहीं होगी। हाँ, कुछ ना कुछ तबाही जरूर उन्होंने की होगी और हमले बहुत इंटेंस वो कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो इजरायली एयरफोर्स है वो उनके कमांडर कह रहे हैं कि हाई अलर्ट के ऊपर हैं। वी डिस्ट्रॉयड अबाउट 180 टारगेट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट लॉन्चर्स इन द सदर्न लेबनान। कमांडर ऑफ द एयरफोर्स, we are on high alert in terms of defense and attack and we have mobilized all our capabilities। बहुत बड़ी खबर इजरायली एयरफोर्स की जानिब से आ रही है कि हमने अपनी तमाम कैपेबिलिटीज को मोबिलाइज कर दिया, यानी अपने तमाम जंगी तैयारी और अपने तमाम हंड्रेड्स ऑफ उनके पास ये फाइटर जेट्स हैं। इजरायली एयरफोर्स पूरी की पूरी इस वक्त मोबिलाइज हो चुकी है। ईरान ने कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी सूरत हाल को कन्फ्रंट करने के लिए अमेरिका को, इजराइल को, और इमाम खामनाई ने कहा है कि हमें पूरी तरह से इस्लामी दुनिया को यूनिटी की इस वक्त जरूरत है। द इरानियन आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी टू कन्फ्रंट एनी थ्रेट एट एनी लेवल एट एनी टाइम इन एनी प्लेस। हम बिल्कुल तैयार हैं किसी भी जगह के ऊपर किसी भी लेवल के थ्रेट को किसी भी टाइम कन्फ्रंट करने के लिए। इमाम खामनाई, द क्राइम्स कमिटेड बाय ज़ायनिस्ट एंटिटी आर ड्यू टू द फेलियर ऑफ अस द इस्लामिक नेशन to exploit our internal strength. This latent strength is capable of eradicating the Zionist entity। ये जो इजराइल सारे क्राइम्स कर रहा है क्योंकि हम डिवाइडेड हैं, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो हम इस ज़ायनिस्ट एंटिटी को मुकम्मल खात्मा कर सकते हैं। यमन ने अपने हमले एस्केलेट करने का ऐलान कर दिया और जैसे रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं कि किसी भी वक्त यमन अटैक करने वाला है तिल अवीव के ऊपर, एंड सेम टाइम के ऊपर हिजबुल्लाह भी तिल अवीव को निशाना बनाने जा रही है। जरा देखिए, हिजबुल्लाह इज firm in its stance and support for the Palestinian people, the Gaza Strip and freedom fighters in the Strip. No matter the size of Israeli targeting and aggression, they will not deter Hezbollah and will not force it to back down। वो हिजबुल्लाह को खौफजदा नहीं कर सकते। The expected and settled, we seek to stand with our brothers in Hezbollah, Lebanon and all the free sons of our nation। Standing up means escalating at different levels and on several levels। बहुत बड़ी escalation यमन बता रहा है कि वो करने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो हमले हो रहे हैं, जगह जगह के ऊपर आग लगी हुई है। सफेद से खबर ये आ रही है 10 फायर फाइटिंग टीम्स dispatched to extinguish fires that broke out in the Beria forest in सफेद due to the rocket हिजबुल्लाह rocket। जंगलात में आग लगी हुई है और सफेद सिटी के अंदर 10 बड़ी टीम जो है वो भेज दी गई हैं। इसके अलावा अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि बिल्कुल रैकलेस इस वक्त बिहेवियर है इजराइल का, रैकलेस बिहेवियर बाय इजराइल वंस अगेन, के मतलब वो सबको ड्रैग कर रहा है। जैक सल्वन कह रहा है द रिस्क ऑफ एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट इज रियल एंड देयर आर मोमेंट्स व्हेन एस्केलेशन इज मोर सिवियर देन अदर्स। सब तरफ से कंफर्मेशन है कि ये ओपन वॉर की तरह मामला जा चुका है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात है। हमने बहुत कोशिश की कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएं, तो आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।